हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। और आज हम सीआरपीसी के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने 75 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। साथ ही साथ हमने आईपीसी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओपाइंड दैट बेल इज श्योरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि बेल एक श्योरिटी है एंड जेल हमारा एक्सेप्शन है? इज इट जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डीके बासु? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि बेल इज द श्योरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ confession made by an accused to the police officer is relevant. A confession made by an accused in police custody to a magistrate is not relevant. A confession made by an accused in police custody and discovery made from the information received from the confession, both confession and discovery are relevant, or none of the above statement is correct. जहां पर बात हो रही है कि confession made by an accused to the police, क्या हम accused person, एज एन accused person अगर हम confess कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर को, तो क्या ये relevant है? नहीं, ये तो relevant नहीं है। A confession made by an accused in police custody to magistrate is not relevant. क्या हम मैजिस्ट्रेट को कोई कन्फेशन देंगे तो वो रेलेवेंट नहीं रहेगा? वो तो रेलेवेंट रहेगा। तो ऑप्शन 2 भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी एंड डिस्कवरी मेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम कन्फेशन, बोथ कन्फेशन एंड डिस्कवरी आर रेलेवेंट। ये भी गलत बात है। सिर्फ जो हमारा डिस्कवरी हो रहा है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक्यूज्ड पर्सन ने दिया, उस डिस्कवरी को हम रेलेवेंट मानते हैं, लेकिन कन्फेशन को हम रेलेवेंट नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 भी गलत है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है, तो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन 4 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। The next question is, a concept of plea bargaining is not applicable to the offense committed against. Plea bargaining का concept इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? A woman, a child, both 1 and 2 or none of the above. Correct answer to this question is option 3, that is both 1 and 2. प्ली बार्गेनिंग वुमेन पर भी अप्लाई नहीं होता है और चाइल्ड रिलेटेड, मतलब वुमेन के खिलाफ आपने कोई ऑफेंस करा है या चाइल्ड के खिलाफ आपने कोई ऑफेंस करा है तो आप प्ली बार्गेनिंग नहीं ले सकते। साथ ही साथ अगर आपने कोई सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस कर दिया है, उन मामलों में भी प्ली बार्गेनिंग नहीं लिया जा सकता है। अगर हम बात करें प्ली बार्गेनिंग की, तो हमारे बीएनएसएस में, दैट मीन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट चैप्टर 23 में आया हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारा सीआरपीसी है, सीआरपीसी के चैप्टर 21A में प्ली बार्गेनिंग की बात करी गई है, जो कि सेक्शन 265A से शुरू होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द वारंट may use adequate force to access the place where search is to be conducted when a free ingress is not possible, the occupant of the place is a hardened criminal and there is possibility to escape, the area is in such a nature that problem may arise at any time, या one of these. Correct answer to this question is option 4, one of these. अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग हम वारंट को इशू कराने के लिए किसी भी प्लेस में एक्सेस कर सकते हैं जहां पर हमें सर्च करना है, ठीक है, जहां पर फ्री इनग्रेस पॉसिबल ही नहीं है, या फिर जो ऑक्यूपेंट जिस पर्सन का वो प्लेस है, ही इज एन हार्डेंड क्रिमिनल, या ऐसा एरिया है कि इट वुड बी अ प्रॉब्लम दैट मे अराइज एट एनी टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट may require security for keeping good behavior from habitual offender for a period not more than, क्या बोला गया कि an executive magistrate may require security for keeping good behavior, गुड बिहेवियर की बात हो रही है। हैबिचुअल ऑफेंडर से अगर हमें गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी लेनी है तो कितने मंथ या साल तक का हम ले सकते हैं? इज इट 6 months, 3 months, 1 year और 3 year? हैबिचुअल ऑफेंडर की बात हो रही है यहाँ।
तो मैं बता दूं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स के मामले में हम 3 साल तक की सिक्योरिटी ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 years. दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per the provisions of the Code of Criminal Procedure, in case of merger of the complaint with the police report, the procedure to be followed for the trial shall be of complaint case, case instituted on the police report, both as per convenience during the trial, या none of the above. As per the provisions of CRPC, in case of merger of the complaint with the police report, कौन सा प्रोसीजर इसमें ट्रायल के दौरान फॉलो करा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, दैट इज केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट. पुलिस रिपोर्ट पर जो केस आई है उस केस के अकॉर्डिंग हम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जब हम कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट को मर्ज कर दे रहे हैं. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कमिटी दैट लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023 वाज हेडेड बाय. हमें पता है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस आईपीसी में भी देखने मिले, सीआरपीसी में भी देखने मिले. तो कौन सी कमिटी के अकॉर्डिंग क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023 हेडेड था? वाज इट जस्टिस दलवीर भंडारी, जस्टिस अल्तमास कबीर, जस्टिस जेएस वर्मा और जस्टिस जेएस आनंद? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013. Correct answer to this question is option 3, that is Justice J.S. Verma. Justice J.S. Verma कमेटी के अंडर हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को पारित करा. The next question is, recording of pre-summoning evidence may be dispensed with under section 200 of CRPC if the complaint is supported by affidavit of the complainant, if the complaint is made in writing by a public servant in discharge of his official duties, both 1 and 2 are correct, or only 1 is correct but 2 is incorrect. Correct answer to this question is option 2, that is, if the complaint is made in writing by the public servant in discharge of his official duties. The next question is, in a bailable offense, bail is granted as a matter of right. आपको पता है बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका राइट हो जाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेलेबल ऑफेंस में जो बेल हमें ग्रांट करा जा रहा है एज अ मैटर ऑफ राइट, तो वो बेल कौन ग्रांट कर रहा है? क्या वो पुलिस ऑफिसर ग्रांट कर रहे हैं, कोर्ट ग्रांट कर रही है, या बोथ बाय पुलिस ऑफिसर एंड द कोर्ट, ईदर 1 और 2? क्वेश्चन नंबर 84 और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज बोथ बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द कोर्ट. The next question is, a proclaimed person whose property has been attached can claim the property or the sale proceeds on appearance within 6 months of attachment, within 2 years of the attachment, within 3 years of attachment, या within 1 year of attachment. Proclaimed person whose property has been attached can claim the property or the sale proceeds on appearance. प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी हमने अटैच कर ली और वो अगर कोर्ट में आ रहा है और उसे सेल के प्रोसीड्स चाहिए या फिर प्रॉपर्टी चाहिए जब वो अपीयर कर जा रहा है कोर्ट में, तो कितने दिनों में, कितने महीने या साल में वो अटैचमेंट के कितने महीने या साल में वो क्लेम कर सकता है इस चीज को? इज इट विद इन 6 months of attachment, within 2 years of attachment, within 3 years of attachment, or within 1 year of attachment? The correct answer to this question is option 2, that is within 2 years of attachment. कोई भी प्रोक्लेम्ड पर्सन कोर्ट में आकर कह सकता है कि हमें हमारा सेल प्रोसीड्स दे दीजिए या फिर हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस दे दीजिए, बिकॉज एज पर आपके बुलाने पर हम 2 साल के अंदर आ चुके हैं कोर्ट में. The next question is, the question whether a statement was recorded in the course of investigation. Question whether a statement was recorded in course of investigation is a question of law, question of fact, mixed question of law and fact, or question of law or fact depends on facts and circumstances. Question क्या है? Question whether statement was recorded in the course of investigation. तो उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, और क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस.
Correct answer to this question is option 4, that is question of law or of fact dependent on the facts and circumstances. The next question is where the police submits a final report under section 173 clause 2 of CRPC for dropping of the proceedings to a magistrate. The magistrate may accept the same, reject the same and order further investigation, या any of the above. Question number 87. Where the police submits a final report under section 173 clause 2. Okay, 173 clause 2 के अंदर पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज एनी ऑफ द अबव. मैजिस्ट्रेट या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC. अब 125 ऑफ CRPC का कैसा ऑर्डर होता है? 125 में हम मेंटेनेंस के बारे में देखते हैं. ठीक है, कोई भी पर्सन किसी को अगर मेंटेनेंस दे रहा है तो 125 में 125 के अकॉर्डिंग वाइफ्स या चिल्ड्रन या ओल्ड पेरेंट्स सारे लोग मेंटेनेंस मांग सकते हैं. तो 125 में मेंटेनेंस की बात करी गई है. ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC आर summary in nature but finally determine the rights and obligations of the parties. Summary in nature and do not finally determine the rights and obligations of the parties, which are to be finally determined by a civil court. Substantive in nature and finally determine the rights and obligations of the parties. Or it is substantive in nature and are not subject to determination of a right of parties by a civil court. थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये. अगर आपने सेक्शन 125 को अच्छी तरह पढ़ा है तो आप बता पाएंगे. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज समरी इन नेचर एंड डू नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज which are to be finally determined by a civil court. Next question is the civil surgeon shall refer unsound-minded person to a clinical psychologist या psychiatrist. However, by virtue of which section the aggrieved accused may prefer appeal before medical board consisting of head of psychiatry and faculty of medical college. Civil surgeon shall refer unsound mind person to clinical psychologist या psychiatrist. However, by virtue of which section the aggrieved accused may prefer appeal before the medical board. Is it section 328, 328 1A, 328 clause 2 or section 346? और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज सेक्शन 328 clause 2. The next question is what is the period of limitation to file a suit for compensation for false imprisonment? अगर हमें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए कंपेंसेशन मांगना है तो कितनी लिमिटेशन रहेगी? Will it be 2 years, 12 years, 3 years or 1 year? Correct answer to this question is option 4, that is 1 year. Because false imprisonment में punishment भी हमें 1 year की मिलती है. The next question is a charge sheet filed under section 123. ठीक है, जो पुलिस रिपोर्ट था उसे हम चार्ज शीट कहते हैं और वो चार्ज शीट सेक्शन 173 में फाइल होती है. तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पेटेंट डॉक्यूमेंट और लेटेंट डॉक्यूमेंट. साथ ही साथ अगर आप एविडेंस एक्ट याद करें तो पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 में डिफाइंड है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट सेक्शन 75 में डिफाइंड है. ठीक है, और जहां तक बात करें नए लॉज के बारे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, तो पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट दोनों सेक्शन 74 में दिया हुआ है. यहाँ पर बात हो रही है चार्ज शीट के बारे में कि चार्ज शीट किस तरह का डॉक्यूमेंट है.
तो correct answer to this question is option 1, that is it is a public document. The next question is procedure of investigation of criminal case under the criminal procedure code is contained in which chapter? Procedure of investigation of criminal cases, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है तो आपको तो ध्यान में आ ही गया होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर. इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर नंबर कोई नहीं बोलता है. करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चैप्टर 12. चैप्टर 12 में हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखते हैं. इसी में हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं, इसी में पुलिस रिपोर्ट बनती है, इसी में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारी चीजें होती है. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फाइनल रिपोर्ट तैयार होता है, क्लोजर रिपोर्ट, एवरीथिंग. ठीक है. Next question is A issued a warrant to a police officer to arrest P. A ने वारंट इशू करा पुलिस ऑफिसर को कि आप P को अरेस्ट कर लीजिए. बट वो ऑफिसर क्या करते हैं, उन्होंने Q को अरेस्ट कर लिया. आफ्टर ड्यू इंक्वायरी उन्हें ऐसा लगा कि जो Q है वही P है. तो यहां पर क्या होगा, विल P liable for criminal negligence or P has committed no offense by virtue of section 76 of IPC, P has committed an offense of wrongful confinement या none of the above. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज P has committed no offense, क्योंकि यहाँ पर P ने ड्यू इंक्वायरी करी और उसे ये बिलीव था कि Q is P. तब इतने गुड फेथ में अगर कोई पर्सन एक्ट कर रहा है तो उसे सजा कैसे मिल सकती है, ये जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा, सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर डीलिंग विद प्ली बार्गेनिंग हैज बीन इंसर्टेड बाय. सी, प्ली बार्गेनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी अमेंडमेंट से आते हैं, कभी सेक्शन नंबर पूछा जाता है, कभी चैप्टर नंबर पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कि प्ली बार्गेनिंग हम कब कब ले सकते हैं. So plea bargaining has been inserted by Criminal Law Amendment Act 1993, Criminal Law Amendment Act 2005, Code of Criminal Procedure Amendment Act 2001 or the Code of Criminal Amendment Act 1993. Question number 94 का सही आंसर है ऑप्शन 2, that is Criminal Law Amendment Act 2005 is talking about the plea bargaining और इस अमेंडमेंट के द्वारा plea bargaining का चैप्टर इंसर्ट करा गया था, चैप्टर 21A. The next question is section 41B is incorporated into the criminal procedure code on the basis of which of the following decisions. इनमें से कौन से डिसीजन में हमें सेक्शन 41B को ऐड किया गया? Is it नंदनी सतपथी वर्सेस PL दानी, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेम शंकर शुक्ला एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस दिल्ली, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? सेक्शन 41B को इनमें से कौन से केस में ऐड करा गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. जैसा कि आप जानते हैं DK बासु का केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि ये अरेस्ट से रिलेटेड बात करता है, ये एक्यूज्ड पर्सन के राइट्स के बारे में बात करता है और इसी ने सेक्शन 41B को भी ऐड करा. साथ ही साथ जो आपके ये बाकी जो केसेस हैं ये सारे केस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. The next question is, as per the criminal procedure code, during investigation, a search can be conducted without warrant by. CRPC के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हम सर्च कर रहे हैं तो वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट? बाय जुडिशियल ऑफिसर, एनी पर्सन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या एनी पुलिस ऑफिसर? क्वेश्चन नंबर 96 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. बिकॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही तो सर्च कर रहा है, तो वो किसी भी जगह पे सर्च कर सकता है विदाउट वारंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली. Prosecution for the offense of defamation can be initiated only on the complaint of aggrieved party, on the basis of an FIR, on basis of a police report, or if it is a matter related to domestic affairs of a family. Prosecution for the offense of defamation can be initiated only
ऑन द कंप्लेंट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। ऑप्शन 1, एग्रीव्ड पार्टी की कंप्लेंट पर ना हम डिफेमेशन के ऑफेंस को इनिशिएट करेंगे, कैन बी मतलब प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट करेंगे, सॉरी प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which provision under CRPC reflects the principle of authorifois acquit authorifois convict। ये मैक्सिम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिम का सही ऑप्शन है, इज इट सेक्शन 300, 305, 306 और 311। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज सेक्शन 300 टॉक्स अबाउट द authorifois acquit एंड authorifois convict। दैट मीन्स यहाँ पर डबल जेपार्डी नहीं हो सकती है। कहा जा रहा है जिस पर्सन को हमने ऑलरेडी पनिश कर दिया उसे, उस पर हम दोबारा कोई केस क्यों चलाएंगे, दोबारा क्यों उसे पनिशमेंट देंगे, डबल जेपर्डी, तो सेक्शन 300, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल समन्स अंडर सेक्शन 206 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इशूड बाय। स्पेशल समन हम इशू कर रहे हैं अंडर सेक्शन 206, तो इट कैन बी इशूड बाय, कैन इट बी इशूड बाय मैजिस्ट्रेट ओनली, मैजिस्ट्रेट एज वेल एज द कोर्ट ऑफ सेशन, court of session only or the high court। Special summon under section 206 can be issued by, correct answer is option 1, that is magistrate only। सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट ही है जो स्पेशल समन अंडर सेक्शन 206 को इशू कर सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी रेफर्स टू सीजर, सर्च, समन या सर्च वारंट। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज सर्च। सेक्शन 100 में हम सर्च के बारे में बात करते हैं। तो इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इसके बाद मैं 2 और पार्ट लेकर आऊंगी, 50 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं सीआरपीसी के, उसके बाद हमारा सीआरपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और आप सिर्फ वीडियो मत देखिए, वीडियो देखने के साथ आप हमें बताइए भी कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, 25 में से आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।